इस पेंसिल को आप लोग ध्यान से देखिए। इस पेंसिल का सेंटर ऑफ मास अप्रोक्स इस पॉइंट पे है। तो क्या होगा अगर हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करें? तो हम देखते हैं कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। अगर हम लोग क्या होगा अगर इसके सेंटर ऑफ मास के बजाय किसी और पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें, तो हम देखते हैं कि अगर किसी और पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें तो ये स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट होने के बजाय इसमें रोटेशन होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अब हम लोग के पेंसिल के पास में फोर्स के बजाय टॉर्क है। अब क्योंकि हम लोग का जो फोर्स होता है वह लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और टॉर्क हम लोग का रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि टॉर्क का वही काम है रोटेशन में जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, मतलब कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। इसलिए हम लोग टॉर्क को बोलते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग टॉर्क को सेंटर ऑफ मास के बजाय सिर्फ किसी और पॉइंट पे ही फोर्स अप्लाई करके जनरेट कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी रोड का या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग का एक एंड फिक्स हो और अगर हम लोग फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे भी अप्लाई करें तो हम लोग को टॉर्क जनरेट होगा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बजाय किसी और पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करके टॉर्क जनरेट किया जाता है। सेंटर ऑफ मास पे भी अप्लाई करके फोर्स को हम लोग टॉर्क जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि उसका एक एंड हम लोग का फिक्स होना चाहिए, तभी हम लोग का टॉर्क जनरेट होगा। हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका एक एंड हम लोग का फिक्स होता है, जिसपे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो लीनियर मोशन के बजाय उसमें टॉर्क जनरेट होता है। जैसे कि डोर एक एंड से फिक्स होता है, तो जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें रोटेशन होता है। इसमें क्या हो रहा है हम लोग का रोटेशन हो रहा है, क्योंकि इसका एक एंड हम लोग का ये कब्जा जिसको हम लोग बोलते हैं इससे फिक्स होता है। जैसे हम लोग इसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें रोटेशन हम लोग का होता है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग रेंच का यूज करके किसी नट को खोलेंगे तो इसके एक एंड को हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग इसको फिक्स करना पड़ेगा एक एंड को, रेंच को, और हम लोग इसको अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो नट है वो खुलेगा। तो हम लोग जिस पॉइंट पे रेंच को फिक्स किए इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिवट, पिवट बोलेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। इस पॉइंट को जहां फोर्स अप्लाई किए, और पिविट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये जो दोनों पॉइंट है इसका जो बीच का जो लेंथ होगा हम लोग उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, उसको बोलेंगे हम लोग मोमेंट आर्म, ये दोनों पॉइंट के बीच को हम लोग। अब इस रेंज की हेल्प से हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो टॉर्क होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने इस रेंज पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो मैंने देखा कि इसमें थोड़ा सा रोटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, मतलब कि इसमें बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सिर्फ टॉर्क जनरेट हुआ। अब अगर मैं इसी रेंज पे ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो मैंने देखा कि इसमें ज़्यादा रोटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा टॉर्क जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स हम लोग ज़्यादा लगाए। तो मैं इस कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर फोर्स कम लगाया तो टॉर्क कम जनरेट हुआ और फोर्स ज़्यादा लगाया तो ज़्यादा टॉर्क जनरेट हुआ। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स। अब अगर हम लोग किसी बहुत टाइट नट को खोलना चाहेंगे रेंच के हेल्प से, तो हम लोग के छोटे रेंज से वो शायद ना खुले, तो इसके लिए हम लोग को बड़ा रेंज यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले रेंज का मोमेंट आर्म जो होता है वह बड़ा होता है, जिसके वजह से हम लोग को जब रेंज को हम लोग नट खोलने के लिए यूज करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा सेम फोर्स लगाने से, इसलिए हम लोग को वह नट जो है आसानी से खुल जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मोमेंट आर्म। हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो टॉर्क होता है वो हम लोग का फोर्स और मोमेंट आर्म में डिपेंड करता है, ठीक है, मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। और मजे की बात ये है कि जो टॉर्क होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि टॉर्क इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग
टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू मोमेंट आर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू मोमेंट आर। हम लोग का फोर्स का यूनिट क्या होता है एसआई में, न्यूटन, और आर्म का यूनिट क्या होता है, आर्म एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क का जो एसआई यूनिट होता है हम लोग का वो होता है न्यूटन मीटर। हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो आज के इस वीडियो में मैं इतने बताना चाहूँगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट मिले। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग को फिजिक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप लोग को मैं फिजिक्स सिखाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों को बेनिफिट इसका मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।